नमस्कार, स्वदेश विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। सब कुछ ठीक लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि एक स्थिरता बनी हुई है भारत और अमेरिका के संबंधों में। दोनों तरफ से एक गर्मजोशी नजर आ रही थी और लग रहा था कि पटरी पर तमाम चीजें लाने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये कूटनीति है। कूटनीति में कौन सा देश कौन सा दबाव डाल दे, ये कहना मुश्किल। एक तरफ भारत से दोस्ती और उसे अपना अहम रणनीतिक साझेदार बनाना, दूसरी तरफ ईरान के चाबहार पोर्ट पर अपना अचानक से स्टैंड बदल देना, एक लॉन्ग टर्म स्टैंड। सच में डोनाल्ड ट्रंप को मिस्टर अनप्रेडिक्टेबल यूं ही नहीं कहा जाता। चाबहार पोर्ट पर अमेरिका ने 29 सितंबर से फिर बैन लगाने का ऐलान किया है। आज स्वदेश विशेष में इसी मुद्दे पर करेंगे खास चर्चा। जी हां, ट्रंप प्रशासन ने यू टर्न ले लिया है। अमेरिका ने चाबहार पोर्ट पर से प्रतिबंध की छूट वापस ले ली है। ईरान के चाबहार पोर्ट पर अब 29 सितंबर से प्रतिबंध प्रभावी होंगे। अमेरिकी फैसले का सीधा असर भारत पर भी पड़ेगा, क्योंकि चाबहार पोर्ट भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत इन्वेस्टमेंट है भारत का। भारत ने प्रतिबंध वापसी के पीछे जो दलील दी है अमेरिका ने भारत के सामने, वो है कि ईरान के जो एक तरह से इल्लीगल फाइनेंशियल नेटवर्क है, उस पर दबाव बनाने की आवश्यकता आन पड़ी है, इसलिए ये टाइटन किया जा रहा है, ये दलील दी गई है। ट्रंप सरकार ने पहले चाबहार पोर्ट को प्रतिबंध से बाहर रखा था। हम उसके बारे में पूरी पृष्ठभूमि आपको बताएंगे। और अब अमेरिकी विदेश विभाग का बयान आया है और इसमें चाबहार पोर्ट का संचालन करने वाले भी प्रतिबंधों के दायरे में आएंगे, यानी कि जो वहां पर प्रबंधन देख रहे हैं, भारत जो है वो प्रबंधन में शामिल है। इफ्का यानी कि ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोलिटरेशन एक्ट के तहत इन प्रतिबंधों में लाने की तैयारी है। 2018 में चाबहार पोर्ट को प्रतिबंध की सूची से बाहर रखा गया था, लेकिन अब प्रतिबंध वापसी अमेरिका की मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी का एक बार फिर से हिस्सा है। ईरान को वैश्विक स्तर पर अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। उसकी पृष्ठभूमि आप जानते ही हैं। भारत के लिए सवाल यह है कि इस अमेरिकी कदम से चाबहार पोर्ट और जो हमारी पूरी रणनीति रही है पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट, ईरान, इन सब में एक तरह से कनेक्टिविटी को बेहतर करने की, एक तरह से ट्रेड को बेहतर करने की, उसको कितना बड़ा धक्का लगने वाला है, इसे झटके के तौर पर शुरुआती तौर पर देखा जा रहा है। और मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ आलोक बंसल साहब इस वक्त चर्चा में शामिल हो रहे हैं। एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया फाउंडेशन से। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। इसके साथ ही हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़े हैं। डॉक्टर सलीम अहमद जुड़े हैं मंगलम यूनिवर्सिटी से, मिडिल ईस्ट, सऊदी और ईरान के स्ट्रेटजिक मामलों को बड़े करीब से देखते हैं। हमारे साथ आगे संजीव श्रीवास्तव और फुनचुक स्टॉपडैन भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर सलीम, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करता हूं। इसे सेटबैक के तौर पर ही देखा जाएगा? मतलब चीज़ें जब गर्मजोशी वाली नज़र आ रही थी, उसमें भी एक लॉन्ग टर्म एसोसिएशन की बात की जा रही थी, वहां पर एक दलील जो दी जा रही है, उस दलील में कितना दम है, ये भी परीक्षण का विषय है। लेकिन फिलहाल तो इसे एक सेटबैक के तौर पे ही देखा जाएगा और कहीं ना कहीं ये और ज्यादा चिंता बढ़ाएगा। डॉक्टर सलीम, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? आलोक जी, आपके पास आना चाहूंगा। हमें जरा बताइए कि इस पूरे प्रतिबंध के फैसले और इसका जो एक बहुत ही कम समय जो रखा गया है, इसे कैसे देख रहे हैं आप? इसे एक सेटबैक के तौर पर ही देखा जाए? देखिए, बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि हमें समझना चाहिए कि यूरेशिया का जो हृदय क्षेत्र है, जिसे हार्टलैंड कहते हैं, उसके लिए भारत के पास एक ही ऑप्शन था कि हम ईरान के चाबहार पोर्ट या बंदर अब्बास से जो है वहां से जाएं और
इन्हीं के ऊपर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ये सब कुछ निर्भर था। और चाबहार पोर्ट का जो एक टर्मिनल है उसका पूरा प्रबंधन भारत के पास था, हम उसका प्रबंधन कर रहे थे, चला रहे थे। और पिछले कुछ समय से हालांकि ये एग्जेम्पशन की लिस्ट पे था, फिर भी वहां पर न क्रेन स्थापित हो पा रही थी, न क्योंकि जो कंपनियां सप्लाई करने वाली थी वो प्रतिबंध के डर से लग रही थी। दूसरी चीज हमें समझना चाहिए कि जैसे अब अमेरिका का कोई स्वार्थ नहीं है उसको एग्जेम्पशन देने पे, तो उन्होंने तुरंत बंद कर दिया। पहले जब हमें एग्जेम्पशन दिया गया था तो उसके पीछे दलील ये थी कि चाबहार पोर्ट्स के माध्यम से भारत अफगानिस्तान को सप्लाई दे सकता है। और ये उस समय की बातें थी जब अफगानिस्तान में अमेरिका के हित थे, और अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़े अब काफी समय हो चुका है। दूसरी ओर जो राष्ट्रपति ट्रंप का प्रशासन है वो किसी भी तरीके से भारत को कोई कैरेट देने की स्थिति में नहीं है, वो कोई भी मित्रतापूर्ण व्यवहार करने के लिए नहीं तैयार है, और वो भारत के ऊपर दबाव बना रहा है कि वो जो ट्रेड डील है उसमें भारत और झुक जाए। तो जो दबाव बनाना है, ऐसी स्थिति में ये जो चाबहार का जो एग्जेम्पशन था इसको भी खत्म कर दिया गया है। और इसको हमें समझना चाहिए कि इस एग्जेम्पशन को खत्म होने के बाद हमारे पास कोई तरीका नहीं रहेगा, अगर हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हमें अफगानिस्तान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, इन किसी मध्य एशियाई राष्ट्र को भेजना है, तो जो हवाई मार्ग से जा सकता है वो तो जा सकता है, पर समुद्री मार्ग से जाने का जो रास्ते हैं वो काफी हद तक कम हो गए। तकनीकी रूप से आप कह सकते हैं कि वो बंदर अब्बास होके जा सकते हैं, पर ईरान पे वैसे ही प्रतिबंध काफी सारे लगे हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई वायबल ऑप्शन अब बचा है। तो हमें ये समझना चाहिए कि एक यूरेशिया का एक बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है जिसके संसाधन अब भारत को नहीं मिल पाएंगे, और साथ ही साथ वहां का बाजार भारत को नहीं मिलेगा। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, इसमें कोई शक की बात नहीं। बहुत स्पष्ट नजर आ रहा है कि ये जो प्रतिबंधों का ऐलान किया गया है, जो छूट को वापस लेने की बात की जा रही है, ये पूरी तरह से फिलहाल सेटबैक के तौर पर ही देखा जाएगा। चलिए मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ इस वक्त फुनचुक स्टॉपडैन सर भी जुड़ चुके हैं, फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू किर्गिस्तान से। थैंक यू सो मच फुनचुक सर अपना कीमती समय देने के लिए। और आप इसे कैसे देख रहे हैं, मतलब क्या ये कहीं ना कहीं अमेरिका की जो खास तौर पे चीन को एक बेनिफिट देने की कोशिश रही है, खास तौर पे इस इलाके में, उसको बल मिलेगा? आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा भारत के लिए और इससे चीन को एक बहुत बड़ा फायदा पहुंचेगा? फुनचुक सर, आवाज पहुंच रही है आपको? डॉक्टर सलीम, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या मेरी? जी, मैं आपको सुन जी सकता हूं। सवाल यही है सलीम कि क्या, मतलब ठीक है, हम केवल ये कह के नहीं कह सकते कि ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल हैं। जाहिर सी बात है ये फैसले जो हैं वो उनकी कूटनीति का अहम हिस्सा हैं, और इसमें सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि एक तो सेटबैक तो है, हमें ये तो हमें साफ तौर पर समझ आ रहा है, लेकिन इसका बेनिफिट आखिर किसको देना चाहता है अमेरिका? देखिए, इसका बेनिफिट जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैं कहूंगा कि चाइना और रशिया को मिलेगा, क्योंकि और हमें इस बात को बहुत बाखूबी मतलब अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि राजनीति में ना तो हमारे कोई दोस्त है ना हमारे कोई दुश्मन है। हमारे जो राष्ट्र हित हैं वो हमारे सबसे जो अहम है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हमारे संबंध अगर अमेरिका से खराब होते हैं तो जाहिरी तौर पे हम रशिया और चाइना के साथ ही जो है हम अलाइन करेंगे। और इसका सिग्नल जो है वो इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी के तहत दे भी दिया। तो मतलब मैं इसको बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं समझता हूँ, क्योंकि जब अमेरिका से हमारे संबंध खराब हो रहे हैं और अमेरिका जिस तरह से भारत और भारत की विदेश नीति के ऊपर प्रेशर बना रहा है, तो मतलब मेरे लिए ये बहुत सरप्राइजिंग नहीं है कि ईरान के ऊपर उन्होंने इस तरह के सैंक्शन लगा करके भारत को रोकने की कोशिश की जा रही है। ये बात सही है कि ईरान जो है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान के जरिए होते हुए हम सेंट्रल एशिया में जा सकते हैं। सेंट्रल एशिया में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे राष्ट्र इससे बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर हम इसको बहुत ही रैशनलाइज होकर के देखें तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए जो अब ऑप्शन खुल के सामने आ रहा है वो यही है कि हम रशिया, चाइना और ईरान के साथ जो है वो अलाइन करें, और अमेरिका हो सकता है किसी और माध्यम के जरिए हमारे पर और प्रेशर बनाने की कोशिश करे।
तो उसके लिए भी हमें मेंटली जो है वो प्रिपेयर होना है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अमेरिका, आप देखिए, वो चाहता था कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो उसके नजरिए से चले, उसके तरीके से चले, और इंडिया ने कहीं ना कहीं अपनी संप्रभुता का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका को ये क्लियर संदेश दिया है कि भारत एक स्वतंत्र देश है और भारत अपने राष्ट्र हितों के हिसाब से अपनी फॉरेन पॉलिसी को जो है वो दिशा निर्देश देता है। तो हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए, और हो सकता है कल आने वाले समय में भारत और अमेरिका के संबंधों में और दूरियां बने, तो उसके लिए भारत के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको चाहिए कि वो एडवांस में अपना जो ब्लूप्रिंट है वो बनाकर तैयार रखें। और ये भी मुमकिन है क्योंकि जो विश्व राजनीतिक समीकरण है वो बहुत तेजी से बदल रही हैं, और विश्व जो है दो ध्रुवीय घटों में दोबारा से जो है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो देखेंगे, एक तरफ जो है वो अमेरिका और उसके अलाइन कंट्रीज हैं, तो दूसरी तरफ चाइना है, ईरान है, रशिया है, इवन इंडिया भी अब धीरे धीरे उसी कतार में खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बहुत मुमकिन है कि आने वाले टाइम में इंडिया के सामने और मुश्किलें जो है वो पेश आए, लेकिन हमारी जो कालिक कूटनीति है वो हमें जो रीसेंट डेवलपमेंट हैं उसके आधार पे ये कहीं ना कहीं धारणा नहीं बनानी होगी कि बहुत कुछ बेहतर हो गया है, और टाइमिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट रखती है, और शायद फुनचुक सर इसको ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। वो इस मॉडर्न डिप्लोमेसी में जो चीज़ें हो रही हैं उसको बड़े लंबे अरसे से देखते आ रहे हैं। फुनचुक सर, हमें ये बताइए कि एक ऐसे वक्त में जब भारत चीन के साथ एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, एक संतुलन बिठाने की कोशिश कर रहा है, वहां पर इस तरह का एक्ट, यहां पर इस तरह से जो है वो सैंक्शंस और बाकी चीजों पर एक तरह से एम्फेसिस करना, आपको लगता है कि ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है या ये एक लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज का कहीं ना कहीं उनके पूरी प्लानिंग का हिस्सा रहा है? नहीं नहीं, ये ना कोई प्रेशर है ना कोई और कुछ चीज नहीं है, क्योंकि ये सिंपल एक लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इंडियन ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल इलीट में, ये एक पुराना एक थिंकिंग रहा है कि चीन को अवॉइड करो, बाकी जो कुछ करना है करो। ये मैं पिछले 30-40 साल से देख रहा हूँ। तो जब 2000 के करीब में ये जो न्यूक्लियर पोखरान टेस्ट हुआ था, उसी टाइम पे ये चाबहार वाला इशू निकला था। मैंने तो बहुत अच्छी तरह से लिखा था और बोले थे कि ये ठीक नहीं है कि आप चाबहार को लेके इधर से अफगानिस्तान से पाकिस्तान चले जाओगे या कहाँ सेंट्रल एशिया चले जाओगे। ये डाइसी जगह है, खतरनाक जगह है। अब उस टाइम पे कंसिडरेशन टेररिज्म को लेके था, सिस्तान में प्रॉब्लम है, बलूचिस्तान में प्रॉब्लम है, सेंट्रल एशिया अनस्टेबल है। ये अमेरिकन फैक्टर ज्यादा नहीं था, लेकिन हमेशा एक अनसर्टेनिटी रहा है चाबहार पर। लेकिन जो आलोक बंसल जी यहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने भी हमें क्रिटिसाइज किया था उस टाइम पे। हालांकि 2016 में उन्होंने मुझे भी तेहरान लेके गया कि हम डील साइन कर रहे हैं, तो हम गए थे तेहरान में। मैं तो कम 30 साल से तेहरान जा रहा हूँ इस चक्कर में। लेकिन हमेशा मुझे लगा ना तो अमेरिका हमारे साथ रहेगा, ना ईरान खुद सीधी साधी हमारे साथ बात करता है। वो भी टेढ़ा मेढ़ा करता है हमारे लिए, नहीं नहीं जी आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए, हम तो कुछ नहीं करेंगे, आप यहाँ से जाइए। तो खेल तो सब खेल रहे थे, लेकिन हमारे लोग तो बस एक शॉर्ट साइटेड पॉलिसी लेके चलते हैं। अभी अगर चीन के थ्रू चले जाते हैं, कश्मीर के जाते हैं, आपका पीओके भी आपको वापस लेना है तो आपको एक रूट चाहिए ना। आपके ट्रक ड्राइवर, आपके कंटेनर वगैरह यहाँ से जाना पड़ेगा, नहीं तो आप पीओके को कैसे लिबरेट करते? नहीं जी, इस एरिया को अवॉइड करना है। हम लद्दाख से जाके अक्साई चीन से लेके क्या नाम है वो शिंगजांग से लेके सेंट्रल एशिया जाएंगे, वो भी मना करते हैं। अभी आप देख रही है साइबेरिया 2 अब साइन हो चुका है शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच में तेंजिन में। उसके बाद पूरे एशियन मार्केट में रशियन गैस का सप्लाई होगा। आपको यहाँ से भी कट ऑफ है, अब तो अमेरिकन यहाँ से भी हमें कट ऑफ करा रहा है। ये पूरा कंटेंट में है। और आज के स्थिति में जो कल जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया में डिफेंस डील हुआ था, ये भी इसी एक अमेरिकन के कहने पे ये डिफेंस डील करवाया और इंडिया कंटेनमेंट या ये शुरू हो गया है। बहुत सारी स्थितियां हैं जिसको कहीं ना कहीं हमने उस शॉर्ट
जो टाइम टेम्परामेंट है उसके हिसाब से डील किया है। और जाहिर सी बात है, दुनिया जिस तरह से बदल रही है उसमें शायद हमें भी अपनी रणनीति में बहुत बदलाव करने की आवश्यकता है। मैं और भी पहलू, जाहिर सी बात है, चाबहार की जो चुनौती है उसको शुरुआती जो हमारी चर्चा रही है उसमें साफ तौर पर यही माना जा रहा है कि एक बहुत बड़ा सेटबैक भारत के लिए, भारत के इन्वेस्टमेंट और बाकी लिहाज से भी अगर देखें। मैं बंसल साहब आपके पास आना चाहूँगा। मतलब ये बड़ी अजीब स्थिति है। मतलब ठीक है, हमारे साथ चाइना के साथ तो हमारे ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं और वो उसके अपने अपने कारण हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरह के कदमों से भारत और अमेरिका के बीच में अब धीरे धीरे ट्रस्ट इश्यूज बढ़ेंगे? क्योंकि अगर एक कंट्री एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कहीं कर रही है और ऐसे प्रोजेक्ट्स पर बात कर रही है जो कहीं ना कहीं उसके एम्बिशन को भी दिखाते हैं और वहां पर उसके कनेक्टिविटी की जो डिप्लोमेसी है उसको भी और ज्यादा बेहतर करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। मतलब ये पूरी दुनिया मान रही है। अब ऐसे में ये ऐसे प्रोजेक्ट हमेशा भरोसे की नींव पर टिके होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि भारत और अमेरिका के बीच ये नरम गरम सिचुएशन और ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज को बढ़ाएगी? मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, बंसल साहब आपसे ही। जी। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जब तक राष्ट्रपति ट्रंप का निरंकुश शासन चलेगा, मुझे नहीं लगता कि भारत अमेरिका संबंध कहीं भी सुधरने की कगार पर है। और ऐसा मुझे लगता है कि जब अगले साल मिड टर्म इलेक्शंस होंगे और उसके बाद अगर ट्रंप प्रशासन पर कोई नकेल कसी जाती है तो शायद भारत अमेरिका संबंध सुधरने लगेंगे। हमें यह समझना चाहिए कि भारत और अमेरिका जो है स्वाभाविक मित्र है, क्योंकि डेमोक्रेसी, प्लूरलिज्म, ये जो वैल्यूज हैं, हमारी जो मान्यताएं हैं, वो एक है। और इसलिए हमारे में दूरगामी जो परिणाम है वो अच्छे ही होने वाले हैं, हम दोनों पास आने वाले हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से भारतीय डायस्पोरा अमेरिका के अंदर एक सशक्त शक्ति के रूप में उभरा है, वह भी इन दोनों देशों के बीच संबंध को जोड़ने का काम करेगा। लेकिन अगले एक साल में जिस तरीके से संबंध खराब होंगे उसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। और ये भी समझना चाहिए कि भारतीय जो समाज है वो एक सेंसिटिव समाज है। हम लोग जो है भावनात्मक भावनाओं में रहते हैं, भावुक लोग हैं। तो जो स्थिति खराब होगी वो जल्दी शीघ्र ठीक नहीं होगी। और जहां तक सवाल यूरेशियन हार्टलैंड का है, मुझे नहीं लगता कि ईरान और अमेरिका के संबंध निकट भविष्य में सुधरने वाले हैं, भले ही ट्रंप पर कोई नकेल कस दी जाए। तो मुझे लगता है कि चाबहार और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, मुझे नहीं लगता कि ये शायद निकट भविष्य में बनने वाले हैं। और इसलिए मैं इस मामले में स्तोब्दन साहब से पूरी तरह से सहमत हूं कि आज भारत को काराकोरम पास से किर्गिस्तान के लिए रास्ता ढूंढना चाहिए, जो आगे चलकर हमें ये रास्ता सिर्फ मध्य एशियाई रिपब्लिक्स तक ही नहीं लेके जाएगा, बल्कि रूस एवं अन्य यूरेशियन हार्टलैंड में जो राष्ट्र हैं उनके पास भी लेके जाएगा। और इसको हमें सोचना चाहिए और इसमें एक क्विड प्रो को रखना चाहिए कि चीन को भी हम काराकोरम पास से कांडला तक का रास्ता दें, जिससे कि ना वो हमारे व्यापार से छेड़खानी करें, ना हम उनके व्यापार से छेड़खानी करें, और ये स्थिति बनी रहे। क्योंकि जहां तक सवाल चीन का है, चाबहार में भारत के होने ना होने से चीन को कोई फर्क नहीं पड़ता। चाबहार में एक टर्मिनल चीन के पास भी है, उस पर भी उतना ही असर पड़ेगा जितना हम पर पड़ेगा। हाँ, पाकिस्तान को जरूर फायदा होगा, क्योंकि अब अगर किसी को भी कोई सामान अफगानिस्तान और मध्य एशिया भेजना है, तो अगर आप ईरान के माध्यम से नहीं भेज सकते तो आपको पाकिस्तान के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा। तो जितने भी यूरोपीय राष्ट्र हैं जो चीन के साथ जिनके अच्छे संबंध नहीं है, जिनके रूस के साथ अच्छे संबंध नहीं है, अगर उनको अफगानिस्तान या मध्य एशियाई रिपब्लिक्स में कोई सामान भेजना है तो पाकिस्तान के माध्यम से जाएगा। तो ये चाबहार पर जो प्रतिबंध लग रहे हैं दिन प्रतिदिन, और भारत का जो वाकई वहां पर जो वो प्रबंधन है, ये बहुत अहम बात है और शायद इसने हमें और विकल्पों की ओर देखने को भी अब कहीं ना कहीं विवश किया है और शायद और ज्यादा एग्रेसिव होना होगा और ज्यादा आक्रामक होना होगा इस क्षेत्र में। डॉक्टर सलीम, एक चीज हम समझना चाहेंगे, मतलब जिस तरह से बंसल साहब भी कह रहे थे कि चीन को तो फायदा पहुंचाने की कोशिश तो है, लेकिन चीन से ज्यादा यहां पर पाकिस्तान बेनिफिशियरी होगा। हम ग्वादर की बिना चर्चा किए इस पूरे डिस्कशन को आगे ले जाना भी बेमानी ही होगी। और जाहिर सी बात है कि स्ट्रेटेजिकली भारत के लिए उस पॉइंट पे होना बड़ा इंपॉर्टेंट भी था, ग्वादर पोर्ट के लिहाज से भी। देखिए, ग्वादर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और जिस तरह से चाइना ने अपना इन्फ्लुएंस वहां पे बनाया है,
तो उसको काउंटर करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी था कि हम चाबार में अपना इन्फ्लुएंस बनाएं। और चूंकि ग्वादर और चाबार में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये एक बहुत अच्छा मौका था इंडिया के लिए कि वो चाइना और पाकिस्तान को चाबार का इस्तेमाल करके उनका जो इन्फ्लुएंस इंडियन ओशन रीजन में बढ़ रहा है, उसको वो कंट्रोल कर सकता है। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर चाबार के ऊपर प्रतिबंध लगते हैं, तो हमें दूसरे जो रूट्स हैं वो बनाने होंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि ग्वादार का इम्पोर्टेंस जो है वो विश्व राजनीति में और बढ़ेगा। पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध जो है वो दिन ब दिन बहुत तेजी से उनमें घनिष्ठता जो है बढ़ती जा रही है। तो अगर इंडिया और अमेरिका के संबंधों में दूरी आती है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान को इसका अनडाउटेडली इसका बेनिफिट जो है वो मिल रहा है। और कहीं ना कहीं चाइना जो है उसको भी इसका जो है वो भले ही उसको चाबार में लॉस हो, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उसको मौका मिलेगा इंडिया के साथ अलाइन होने का। जैसे और जो दो प्रीवियस स्कॉलर्स हैं उन्होंने जैसे बताया कि आगे की जो रणनीति है कुछ इस तरह से बनाई जाए कि ग्वादार को सामने रखते हुए हम सेंट्रल एशिया और मध्य और जहाँ तक भी हमारा जो फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है, उसके हिसाब से जो है हमें एक नया ब्लूप्रिंट जो है वो बनाना चाहिए, जो बहुत ही एक्सटेंसिव हो और आने वाले समय की जो चुनौतियां हैं उसको उसमें ध्यान में रखा जाए। तो मैं यही कहूँगा। और जाहिर सी बात है ये भारत के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें जो आंकड़े में रखना चाहूँगा ख़ास तौर पे आपको बता दें कि क्यों इंपॉर्टेंट चाबार है। मतलब हमारे एक्सपर्ट्स ने तमाम बातें रखी हैं। जाहिर सी बात है कि इन सारी चीज़ों के बीच में ग्वादर पर नज़र रखना, वहाँ की एक्टिविटी पर नज़र रखना, मॉडर्न जो डिप्लोमेसी है, कनेक्टिविटी है, उस लिहाज से भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सारी चीज़ें। फुनसुक सर, हमें ये बताइए कि क्या मतलब अमेरिका की महत्वाकांक्षा जो है वो एक तरह से इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वो कहीं पे भी अब किसी को सेटल होने नहीं देना चाहता। और जाहिर सी बात है कि हाल फिलहाल जो नज़दीकियां बढ़ी हैं, मतलब मैं नज़दीकियां तो नहीं कहूँगा, ये वक्त का तकाजा था। इस तरह के जो अलायंस बने हैं जो हमने ख़ास तौर पे हाल फिलहाल भारत और चीन के बीच देखे हैं, क्या इसने बेचैन किया अमेरिका को? नहीं, हम लोग तो इतिहास में कभी जाते नहीं है। 1947 में ही अमेरिका ने अपना रुख बिल्कुल क्लियर कर लिया था। 47 में जब इंडिया पाकिस्तान आजाद हो गया था, पाकिस्तान का एक आधा हिस्सा अफगानिस्तान का है, डूरन लाइन को जो डिवाइड करता है, उसी से ही अमेरिका ने शुरू कर दिया था हम पाकिस्तान के साथ हैं और जो पख्तूनिस्तान जो है पाकिस्तान के साथ रहेगा। तो हमें तो सेटबैक शुरू उनका एक ब्लूप्रिंट था, सियाटो बना था उस टाइम पे। उसके बाद जो मर्जी आप चैप्टर खोल लीजिए, जनरल जिया, ये वो सब ये जो प्रो पाकिस्तानी इन्होंने पॉलिसी लिया है, ये तो हमारी गलत फहमी है कि वेस्टर्न वर्ल्ड हमारे को अट्रैक्टेड है, ये है वो है, डेमोक्रेसी है। ये कुछ डेमोक्रेसी नहीं होता है, सब अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखते हैं। हमें भी ना कोई चीन से कोई दुश्मनी है ना कोई दोस्ती है, हमें अपने इंटरेस्ट देखना है, ना कि हमको ईरान से है। तो अपने इंटरेस्ट को बनाने के लिए एक रियल पॉलिसी थिंकिंग होना चाहिए। लेकिन पॉलिसीज वो जो है टेक्टिकल होते हैं हमारे, आज ये कर लो, परसों वो कर लो, फिर ये कर लो, फिर ये कर लो, ऐसा नहीं होता है। देखिए चीन को देखिए, अपना एक स्टेबल पॉलिसी रखता है। ट्रम्प के प्रति उनका एक थिंकिंग है, साइकोलॉजिकल थिंकिंग है उनके। हमारे यहाँ भी साइकोलॉजिस्ट है, डीआरडीओ में 1000 साइकोलॉजिस्ट एम्प्लॉयड है। वो क्या एनालाइज करते हैं? जनरल मुनीर को एनालाइज करते हैं कि शी जिनपिंग को एनालाइज करते हैं। शी जिनपिंग की थिंकिंग क्या है ट्रम्प के ऊपर? ट्रम्प पहली दफा नहीं आया है, 2018 में हमको वेवर दिया था चाबहार में, आप इसने मना कर दिया। लेकिन इसके पीछे क्या दिमाग चल रहा है, वो हमारे एक्सपर्ट्स जो लोग दिल्ली में बैठे हैं, चाहे वो डीआरडीओ में हो, चाहे कोई साइंटिफिक कम्युनिटी में हो, कहीं भी हो, उनको डीपली। आपने सही कहा फुनसुक सर। और शायद हमें ना मतलब अपनी तमाम रणनीतियों, हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी स्ट्रेटजी, इन सब में अब खुद को परंपरागत तरीकों से छोड़ के शायद और अपग्रेड होने की आवश्यकता है। और शायद अब ना एक चीज तो मान के चलनी होगी कि इस बदलती हुई दुनिया में
मॉडर्न डिप्लोमेसी यही कहती है कि सबसे पहले खुद का ख्याल रखिए, बाकी दुनिया खुद ब खुद समझ जाएगी, बाकी चीजें अपने आप बेहतर होंगी। खुद को बेहतर, खुद को प्रायोरिटाइज। आपने देखा ही कि अपने हितों की रक्षा करने की बात जहां पे आई वहां पर अमेरिका भी प्रेशर में आया था, और वो हमने एससीओ और बाकी मंच से जो संदेश दिया उसमें देखा। लेकिन जाहिर सी बात है कि हमें थोड़े लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस, लॉन्ग टर्म ऑप्शंस की ओर देखना होगा। अच्छी चर्चा रही। उम्मीद करते हैं कि इस तमाम स्थितियों, इन चीज़ों का जो निचोड़ है वो थिंक टैंक और बाकी चीज़ों तक भी पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे बंसल साहब आपका। थैंक यू सो मच डॉक्टर सलीम आपका। इसके साथ ही फुनसुक सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अपने अमेजिंग इंसाइट्स के लिए, हमेशा के लिए। उम्मीद करते हैं आज की चर्चा आपको पसंद आई हो। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।